हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेके आया हूँ इतिहास का और हिस्ट्री के। ये जो आपके टॉपिक है लगभग 20 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है लगभग। मैं आपको बता दूं, अगर आपका समय कम बचा है, आप पढ़ नहीं पाए हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो दोस्तों 1 महीने जितना मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ इतना आप कर जाओ। लगभग 60 से 70% क्वेश्चन आप यहाँ से आप कवर अप कर जाओगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट को लेके। ठीक है, तो जी जान लगा दो भैया, समय कम है और आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री का आज प्रैक्टिस सेट 1 है, जैसा कि पॉलिटी का मैंने 3 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ पॉलिटी का। हिस्ट्री का भी लगभग पहला प्रैक्टिस सेट ये जा रहा है। तो लगभग 20 से 25 तारीख तक हम सारे के सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सारे के सारे समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, प्राचीन इतिहास से ही पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित आपका नहीं है। सबसे पहले देखिए कौन सा सुमेलित इसमें आपका नहीं है। और ये आयोग द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, कौन सा सुमेलित आपका नहीं है। इधर विदेशी यात्री दिया है और इसे भारत भ्रमण वर्ष दिया है। ठीक है, एक दिया है आपका फाहियान, बहुत पूछता है। ठीक है, इसके बाद ये आपका फाहियान के सामने ये दिया है और वेन साम के सामने आपका 629 से 645 AD दिया है और इसिंग के 679 से 695, अलमसूदी का 657 से 657 भी दिया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो अगर हम इसमें आयोग की बात करें, ठीक है, आयोग ने जो क्वेश्चन माना था ये ऑप्शन नंबर सी आपका माना था। कौन कौन सा, सी वाला, इसिंग का। अब थोड़ा सा विवादित था इसलिए बाद में आयोग ने सी का आंसर माना है। तो आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए विदेशी यात्री सही सुमेलित इस प्रकार है। इधर विदेशी यात्री दिया है, भारत भ्रमण वर्ष दिया है। ठीक है, विदेशी यात्री एक थे फाहियान, ये आए थे 399 से 414 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद वेन सांग की बात करते हैं 629 से 645 और इसिंग की बात करते हैं 671 से 72 से 671 से 693 94 तक। ठीक है, याद करते चलिए। अलमसूदी की बात करते हैं 915 से 916। इसमें एक पॉइंट याद करना कि आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है, आपका सी माना है। तो आयोग जो मानता है वही हमको सही करना है। तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या आपसे कह रहा है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके स्क्रीन पर आ चुका है फिर से। करण निम्नलिखित में से किन किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आपका चुना गया। किन किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आपका चुना गया है। तो बिल्कुल देख सकते हैं, हर्षवर्धन है, गोपाल है, यशोवर्धन है या नंदिवर्धन, पल्लव मल्ल। ठीक है, ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का आपको सही करने हैं। तो किन किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आपका चुना गया था। तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ किन किन राजाओं को चुना गया था भाई। इसमें देखिए आपका दिया है, कूट में बना के दिया है 1 2 4, 1 2 4 दिया है। ठीक है, 1 2 4 यशवर्धन, गोपाल और नंदीवर्मन, या 2 3 4 दिया है, 2 4 दिया है या 2 3। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं ये जो ऑप्शन हो जाएगा ये इसमें क्या राइट हो जाएगा, 2 और 4 आपका राइट हो जाएगा। यानी कि अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे इसकी तो 2 यानी कि गोपाल की बात करते हैं और आपका नंदीवर्धन, पल्लव मल्ल। ठीक है, तो ये राजाओं जनता द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से इनको चुना गया था, गोपाल को और नंदीवर्मन, पल्लव मल्ल को चुना गया था। ठीक है, तो आपका कौन सा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे साथी, आपका राइट हो जाएगा, 2 और 4 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आयोग आपको हूबहू प्रश्न बना के देगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, फटाफट तेजी के साथ हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, इसमें देख लीजिए, इसका थोड़ा सा डिटेल में हम इसको देख लेते हैं। शशांक की मृत्यु के पश्चात, थोड़ा सा देखिएगा, शशांक की मृत्यु के पश्चात 637 ईस्वी में लगभग 1 शताब्दी तक बंगाल में अराजकता तथा अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त रहा और 8वीं शताब्दी ईस्वी में मध्य अशांति एवं अव्यवस्था से उबरकर बंगाल के प्रमुख नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेनानायक को अपना राजा बनाया। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की और एक पॉइंट ये पाल वंश वाला याद रखना, पाल वंश की स्थापना की और उल्लेखनीय है कि पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय को नंदीवर्मन पल्लव मल्ल के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, चलिए रिवीजन करना है तेजी के साथ, समय कम है और आपको आगे चलना है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए।
हर्षवर्धन की बात करते हैं तो हर्षवर्धन राजवंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसका जन्म 591 में लगभग हुआ था। और यशोवर्मन की जो राजधानी है वो क्या थी, आपकी कन्नौज थी। इसका कार्यकाल 700 ईस्वी से 740 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ठीक, क्लियर। चलिए आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका मध्यकालीन इतिहास से आ गया, दिल्ली सल्तनत के प्रश्न है। ये देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो बिल्कुल देखिए, शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, तो भैया क्या हो जाएगा, किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ था? तो आप सी वाला ऑप्शन राइट लगाइएगा, क्या हो जाएगा आपका, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, क्या हो जाएगा, नासिरुद्दीन खुसरो शाह की बात करते हैं। ये इनके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवताओं की पूजा होती थी। ठीक है, तो थोड़ा इनके डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों कि देखिए, अगर बात करते हैं खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की क्या होती थी, पूजा होती थी। नासिरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म में परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की और उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। उनका शासनकाल भारतीय मुसलमानों द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का द्वितीय प्रयास था। प्रथम प्रयास नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इमामुद्दीन रेहान ने किया था। समझ रहे ना, प्रथम प्रयास किसने किया था, इमामुद्दीन रेहान ने किया था नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। देखिए आपसे क्या कह रहा है, ठीक है, फटाफट सॉल्व करते हुए चलिए। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त किया है? साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु विशेष सेना नियुक्त किया है, क्या हो जाएगा आपका, इल्तुतमिश है, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन या आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये क्वेश्चन को आप पढ़ने का प्रयास करिए, 2-3 बार याद हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रट के आपको एग्जाम में जाना है, ऐसे प्रश्न आपको दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो साम्राज्य यानी कि किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त किया है? तो किसने नियुक्त किया मेरे साथी, ये आप याद रख लेना, ये किया है अलाउद्दीन खिलजी। डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। किसने किया है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। ठीक है, अभी देखिए अगर बात करते हैं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बात, तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु की विशेष सेना को नियुक्त किया था और इसके द्वारा ही उत्तर पश्चिमी सीमा पर बलबन द्वारा बनवाए गए किलों की समस्त यानी कि मरम्मत कराई गई तथा सभी किलों में अस्थायी रूप से सेना रखी गई। साथ ही दिल्ली तथा सीरी के किलों की मरम्मत भी कराई गई। इसके समय ही मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा की गई और सबसे अधिक राज्य का विस्तार भी इसी के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न मुगल साम्राज्य से आ गया है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, यह कह रहा है मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो बंगाल का अंतिम सूबेदार पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा, मुर्शीद कुली खां है, सरफराज खां है या सुजाउद्दीन मोहम्मद खां है या अली वर्दी खां? मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार पूछ रहा है भाई, तो अंतिम सूबेदार कौन थे आपके, मुर्शीद कुली खां। ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कौन थे, मुर्शीद कुली खां। ये मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा ये देख लेते हैं। मुगल बादशाह की बात करते हैं तो मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा 1717 में नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खां था और इसी के साथ बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत भी हुई और इसने बंगाल की राजधानी ढाका में मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था और 1719 में फर्रुख सियर द्वारा मुर्शीद कुली खां को उड़ीसा क्षेत्र की भी सूबेदारी प्रदान कर दी गई थी और 1727 में सुजाउद्दीन, 1739 में सरफराज खां, 1740 में अली वर्दी खां और 1756 में सिजाउद्दीन यानी कि सिराजुद्दौला की बात करते हैं, बंगाल का ये क्या बना था, नवाब बना था। समझ रहे हैं ना, ये मेरे साथी आप याद रखना। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, 1727 में सुजाउद्दीन, 1739 में सरफराज, 1740 में अली वर्दी खां, 1756 में सिराजुद्दौला, ये बंगाल के क्या बने थे भाई, नवाब बने थे। ठीक है, याद रख लेना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है? तो गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? बाला है, लहना है, मर्दाना है
या आपका श्रीचंद है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सही करिए इस प्रश्न को, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी में देखने को जरूर से ज़रूर मिलेगा। तो साथी ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं भाई, ये जो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, ये आपका लहना को घोषित किया था। बी वाला ऑप्शंस क्या हो जाएंगे आपके? बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। गुरु नानक द्वारा अगर बात करते हैं तो गुरु नानक द्वारा लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था और लहना को गुरु नानक द्वारा अंगद नाम दिया गया था। और गुरु अंगद देव सृजनात्मक व्यक्तित्व और आध्यात्मिक क्रियाशीलता से परिपूर्ण थे, जिसके कारण वे सिखों के दूसरे महान गुरु बने थे। और इनका जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी को पंजाब के फिरोजपुर में हरिके नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। उल्लेखनीय है कि श्री चंद्र गुरु नानक देव के पुत्र तथा मर्दाना व बाला गुरु नानक के क्या थे? ये शिष्य थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और गुरु नानक द्वारा लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के आरओ समीक्षाधिकारी में आए हुए प्रश्न हैं। 2021 का पेपर उठा के देख लेंगे तो ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, मुगल साम्राज्य का विघटन, यूरोपीय वाणिज्यिक प्रारंभ जो शुरुआत हुआ था, इसको देख लेते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आया है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? पूछ रहा है, हमेशा एग्जाम में पूछता है नहीं वाला ऑप्शन। तो कौन आपका नहीं था? तो कौन नहीं था भाई? आपका पीटर मुंडी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, कई बार पूछा गया भाई कि भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। तो क्या हो जाएगा आपका? पीटर मुंडी ये आपका नहीं था। ठीक है, आइए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में दोस्तों देख लेते हैं। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में पीटर मुंडी ब्रिटेन का निवासी था, जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। और विकल्प में दिया गया अन्य सभी यात्री जैसे डुआल्ट बाराबोसा और डोमिंगो पायस्त और फर्नाओ नुनीज, ये क्या थे? पुर्तगाली यात्री थे। ठीक है, पुर्तगाली यात्री कौन कौन थे? जैसे दुआल्टा बाराबोसा, डोमिंगो पायस और फर्नांडो नुनीज, ये आपके पुर्तगाली यात्री थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक संस्कृति, जनजागृति, निम्न जाति मजदूर संघ, किसान आंदोलन, अन्य आंदोलन से संबंधित ये प्रश्न आपसे आ चुका है। आइए कालानुक्रम मिलाने के लिए, थोड़ा सा प्रश्न लंबा है, थोड़ा सा मैं आगे पीछे करूंगा, ध्यान से इसको पढ़िए। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। आरओ समीक्षाधिकारी पूछा गया प्रश्न है। देखिए, पहला क्या कह रहा है कथन आपका? लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। दूसरा क्या कह रहा है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया। या आपका जो तीसरा वो क्या कह रहा है भाई? क्या कह रहा है आपका? हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। और चौथा क्या? सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। नीचे गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। समझ रहे हैं ना? सही उत्तर का चयन करना। एक बार मैं फिर से प्रश्न को फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए क्या कह रहा है। कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, कौन सा सबसे पहले आपका ये हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें सबसे पहले जो घटना घटी थी, हिक्की की बंगाल गजट का प्रकाशन। ठीक है ना, हिक्की की बंगाल गजट का जो प्रकाशन हुआ था 1780 में, सबसे पहले यही हुआ था। ठीक है, अब यही पकड़ लिए तो देखो भैया किसमें दिख रहा है? तीन किसमें सबसे पहले है? ये इस दो में है। ठीक है, ए और सी आपका हट गया, ऐसे एग्जाम में किया कीजिए, ए और सी हट गया, अब दो बचे, यानी कि 3 और 4। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों एक क्या हो सकता है। और इसके बाद देखिएगा इसमें इसके बाद सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुआ था। ठीक है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ था। 3 और 4, तो मेरे साथ 3 और 4 जिस ऑप्शन में पहला होगा वही सही हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी कि 3 4 2 1 याद रख लीजिएगा। ठीक है, आइए इसके डिटेल में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में किया गया था। ये प्रश्न आपसे पूछता है कि बंगाल गजट का जो प्रकाशन है ये आपका कब किया गया था? 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था। और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में किया गया था। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था भाई? 1784 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। किसने किया था? सर विलियम जोन्स द्वारा ये किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में पूरे महाराष्ट्र में किया गया था। और लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में। कब? 1913 ईस्वी की बात है भाई। और 1913 ईस्वी में क्या किया गया था?
सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। ठीक है, कई बार पूछा गया है कहाँ पर किया गया था गदर पार्टी की स्थापना, तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। और ये वाला याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पूरे महाराष्ट्र में किया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा भाई, प्रमुख संधिया आयोग, ये भी हिस्ट्री का ही प्रश्न बहुत ही शानदार आ चुका है। ये कह रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, पूछ रहा है भाई कौन सा इसमें आपका सत्य है, सही है। तो कह रहा है इट वॉज फाउंडेड ऑन 10 जून, यानी कि इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। या इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है, इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य भैया क्या है कि ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं को क्या करना, शिक्षा देना। तो इन दोनों को देख लीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का इसमें चयन करिए। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए सही उत्तर का इसमें चयन करना है भैया, तो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, इसमें फोर्ट विलियम की बात है। तो इसमें देखिएगा, अगर बात करते हैं इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है, ये ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं को क्या करना, शिक्षा देना है। ठीक है, क्या करना, शिक्षा देना। और फोर्ट विलियम की स्थापना 10 जुलाई सन 1800 में हुआ था। ठीक है ना, 10 ये जून दिया है, ये जून नहीं होगा। देखिए इतनी छोटी छोटी मिसप्रिंट है, थोड़ा सा ऐसे ही पूछेगा। ये 10 जून दिया है, 10 जून नहीं होगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 10 जुलाई हो जाएगा। कितना साथी, 10 जुलाई की बात है। और 10 जुलाई 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए तो आइए थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं। इसलिए केवल 2 आपका सही हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा भाई, वो जून दिया है और वो जुलाई है, केवल 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर थोड़ा सा हम बात करें इसके बारे में, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में किया गया था। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, किंतु 1802 ईस्वी में डायरेक्टरों के आदेश पर कॉलेज क्या कर दिया गया, इसे बंद कर दिया गया। और इसकी जगह 1806 ईस्वी में इंग्लैंड के हेलेवेरी में प्रशिक्षण क्या किया गया, आपका प्रदान किया गया। ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो देखिए आर ए क्या है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का क्या किया भैया, गठन आपका किया है। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया है। और अगर थोड़ा सा और बात करेंगे तो इसमें देखिएगा, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर के इसमें आपको चयन करना है। तो सही आपका कौन सा राइट हो जाएगा भाई, जल्दी से थोड़ा सा कमेंट भी करके आप बताया करिए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें देखिएगा, बोथ यानी कि ए आर दोनों सही हो जाएगा। तो इसमें आपका दोनों सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या आपका करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना भाई, आर ए की क्या करता है, आपका सही व्याख्या करता है। सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं भाई, डिटेल में। वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का क्या किया था, गठन किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत के लोगों की समस्याओं पर विचार विमर्श करना और इससे ब्रिटिश जनता का मत प्रभावित करना था, ताकि ब्रिटिश लोग भारतीय समस्याओं, उनके कष्टों से परिचित हो सके और भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में समर्थन प्राप्त हो सके। ठीक है, अतः दिए गए विकल्पों में कथन और कारण क्या है, दोनों सत्य हैं और कथन कारण की व्याख्या भी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए मेरे साथी, बहुत ही शानदार, तेजी के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है, ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था मेरे साथी। तो फिरंगिया लिखने वाले जो कवि का नाम था मेरे साथी, ये क्या नाम था, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ए वाला, यानी कि मनोरंजन। क्या नाम था, मनोरंजन। आइए थोड़ा सा हम बताते हैं इनके बारे में। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया की रचना की गई और यह कविता वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। उल्लेखनीय है कि मनोरंजन प्रसाद सिन्हा भोजपुरी के लेखक, कवि और प्रोफेसर तथा राजेंद्र कॉलेज छपरा बिहार के प्रधानाचार्य थे और इनका जन्म 10 अक्टूबर 1900 को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भैया, फिर से काकोड़ी षड्यंत्र की बात है।
अब देखिए, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दिया गया था? ये तो आपको सभी साथियों को इसका जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा भाई आपका? तो गोरखपुर। कौन सा? गोरखपुर। गोरखपुर की जेल में क्या किया गया था? फांसी दिया गया था। ठीक है, तो ये आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। आइए डिटेल में इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 19 दिसंबर 1927 की बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 19 दिसंबर 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दी गई थी और 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर देखिए, तो एकदम अपडेटेड क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, पुराने नहीं है, सारे के सारे अपडेटेड एकदम है। इसको आप रिवीजन करके जाएंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, देखिए क्या है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। कथन कारण आपका दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है आपका, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। ठीक है, तो इसमें दिया गया, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का इसमें आपका चयन करना है। कूट आपका दिया है ए आर दोनों सही है, या आर ए की, या ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। इस प्रश्न का थोड़ा सा जवाब आप सोच के बताइए कि क्या इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथी। तो इसमें नीचे दिया गया जो आपका है, इसमें ए सही है परंतु कारण आर गलत है। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है। आइए डिटेल में देखते हैं तो समझ में आ जाएगा और चीज़ें। अभी देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं इसमें, देखिए नीचे दिए गए दोनों कथनों में कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था, न कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए। समझ रहे हैं ना, किसके लिए इन्होंने नाइट उपाधि की त्याग दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। छोटी छोटी गलतियां होती हैं एग्जाम में, लेकिन इस बार गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए भैया क्या कह रहा है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि जो कहा जाता था भाई, ये आपका किसे कहा जाता था? तो भाई दारोगा को कहा जाता था, दारोगा को। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं इनके बारे में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दारोगा को प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। कार्नवालिस ने प्रशासकीय सुधार के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में एक दारोगा तथा उसकी सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति की और जमींदारों के पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए गए थे तथा अंग्रेज दंड नायकों को जिले के पुलिस का भार दे दिया गया और मुगल काल में कोतवाल नगर के पुलिस प्रधान के रूप में कार्य करता था, जबकि जमींदार क्या होते थे? वो भूमि स्वामी होते थे। ठीक है ना, भूस्वामी होते थे। अगला प्रश्न देखिए भैया, संस्कृत के 4 अध्याय की बात कर रहा है। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है भाई? इनका नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी देखिए, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इस पुस्तक में दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयास किया है, जैसे रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मि रथी आदि रामधारी सिंह की ये अन्य रचनाएं हैं। याद करना, रचनाओं से भी प्रश्न आपके आते हैं। तो रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है, सामधेनी है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, रश्मि रथी है, रामधारी सिंह दिनकर की क्या है? ये रचनाएं हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, फटाफट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन लंबा है थोड़ा सा, इसको आपको सही करना है। ये देखिए आपसे क्या कह रहा है, नीचे दिए गए सुमेलित कीजिए, सूचियों को कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का इसमें चयन करना है। वार दिया है और ईयर्स दिया है, ये कब कब आपका ये वार आपका शुरू किया है। तो देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध दिया है, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध दिया है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दिया है, या आपका द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध दिया है। तो भाई ये आपको सामने मैच करने के लिए दिया है और थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको आप मैच कर लीजिए। तो हम आपको बता दें भैया
इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ऐसे ही सही करा दे रहे हैं आपका। 2 4 1 3 सही जवाब हो जाएगा, 2 4 1 3, ठीक है। 2 4 1 3 बिल्कुल देख सकते हैं, 2 4 1 3 यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था, ठीक है। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध आपका 1750 से 54 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1803 से 5 में हुआ था, ठीक है। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था 1878 से 80 के बीच ये हुआ था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। आइए थोड़ा सा हम डिटेल में इसको एक बार में रिवीजन याद कर लेते हैं, ठीक है। दीदी सूची फर्स्ट को सेकंड में सुमिलित करना है। युद्ध है और वर्ष दिया है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या बताएंगे, 1780 से 84 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसके बाद द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध ये कब हुआ था, 1750 से 1754 के बीच द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के हुआ था, याद करते चलिए, ठीक है। इसके बाद द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, 1878 से 80 के बीच हुआ था। अगर आपको इस बार एग्जाम क्वालिफाई करना है तो जितना कंटेंट दे रहे हैं बस याद करते जाओ, 100% आपको यहाँ से प्रश्न जरूर से जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या करा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। करजन वायली की हत्या दिया है, खुदीराम बोस की मृत्युदंड दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, बाल गंगाधर तिलक केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ दिया है, या अब्दुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। नीचे दे कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का क्या करना है मेरे साथी, आपका चयन करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है तो इसको थोड़ा सा समझ बूझ के इसको आपको सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, आइए हम एक बार में थोड़ा डिटेल में इसको समझ लेते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 3 2 1 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 2 1 4। तो आइए थोड़ा सा हम दिखाते हैं कैसे 3 2 1 4 होगा। देखिए ये कालानुक्रम व्यवस्थित किया गया है बाल गंगाधर तिलक द्वारा। केसरी समाचार पत्र का जो प्रारंभ किया गया था ये 4 जनवरी 1881 में किया गया था। खुदीराम बोस का मृत्युदंड 11 अगस्त 1908 को किया गया था। करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को किया गया था। और आपका अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ 1912 में किया गया था। याद हुआ कि सारी सारी चीजें नोट कर लो भैया, नोट करके इसको पढ़ते रहिए, एकदम बगल में आप लिख लीजिए जो चीज़ ना याद हो, ठीक है। चलिए आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ब्रिटिश भारत में सैन्य बल केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है। तो ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय बल का कुल कितना प्रतिशत आपका व्यय होता था, तो बिल्कुल याद रखना भैया, ये आपका अगर आयोग की बात करें, अगर व्यय की बात करते हैं, देखिए आयोग की बात करें जो सही आंसर है इसमें सही तो 40 45 50 55 दिया है, लेकिन इसमें चारों ऑप्शन नहीं सही होगा। इसमें आपका 52% आपका राइट हो जाएगा। कितना, 52% आपका होगा, ठीक है। इसमें दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 52% आपका होगा, ठीक है, 52% है। तो इसमें आयोग की बात करते हैं, जो आयोग है निकटतम जो माना था इसमें आंसर आपका सी वाला माना था, यानी कि 50% माना था, लेकिन 52% होगा। स्टार लगा दीजिए इस प्रश्न पर, क्योंकि 52% होगा तो सही आप करिएगा, ठीक है। आइए डिटेल में थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ब्रिटिश भारत में देखिए स्टार लगाया है इसमें। अभी देखिए ब्रिटिश भारत में सैन्य बल केंद्रीय राजस्व का लगभग 52% आपका व्यय होता था। इसका कारण यह था कि सेना एक से अधिक उद्देश्य पूरे कर रही थी और उस समय सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश होने के कारण भारत की रूसी, फ्रांसीसी और जर्मन साम्राज्यवादियों से लगातार रक्षा करनी पड़ती थी। और भारतीय सेना एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश सत्ता और शासन को फैलाने और मजबूत बनाने के प्रमुख साधन थी, परंतु इसका खर्च भारत के राजस्व से पूरा किया जाता था और यह भारत के लिए बहुत ही बड़ा, यानी कि अगर बात करें भारत के लिए बहुत ही बड़ा ये क्या था, बोझ था, ठीक है। ये आप प्रश्न को याद कर लीजिए। और अगर थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका सही उत्तर ए माना है, सॉरी क्षमा कीजिएगा, ये आपका क्या माना है, सही उत्तर ए माना था, लेकिन आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर आपका 52% होगा। कितना, 52% ये आपका होगा आंसर। आपका आयोग ने 40 माना था, ठीक है ना, ए वाला ऑप्शन आयोग माना था, यानी कि सही उत्तर विकल्प ए को माना था। तो ए का कैसे, 40% तो बहुत कम हो जाएगा भाई, आपका गलत हो जाएगा। सी भी मानता तब भी नियर अबाउट हो जाता, लेकिन ए माना था आयोग ने। और ये प्रश्न को अगर थोड़ा सा इसका स्रोत देखना हो यह कितना परसेंट है, तो पेज नंबर 156 पे चले जाइए, बिपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आप ले लीजिए, वहाँ से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा पेज नंबर 156 पे, ठीक है, वहाँ से आप क्लियर कर लीजिए इसको।
तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री का ये आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट था। इतिहास का इसमें आपको मॉडर्न और आपके एंशिएंट मेडिवल तीनों के तीनों आपके हिस्ट्री हैं। और बेहतरीन तरीके से उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने किया होगा, टेस्ट पेपर को सॉल्व भी किया होगा। ठीक है, अब चलिए हम फिर सेकंड आपको हिस्ट्री का देंगे और ज्योग्राफी का भी देंगे, तो बिल्कुल घबराइए नहीं। अब अगला जो जाने वाला है वीडियो आपको ज्योग्राफी का जाएगा। उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, उनको शेयर करिए, लोगों तक पहुँचिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम आपसे बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।